गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 7 नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो वेरियस टॉपिक्स के अंदर हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे, यूएई के बारे में डिस्कशन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस करते हुए हम इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे। देन एपिडेमिक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के बारे में देखेंगे, फ्री लीगल सर्विसेज के बारे में जानेंगे, अनहेंस्ड पिनाका रॉकेट के ऊपर भी एक एमसीक्यू बनाया है। देन निकारागुआ लोकेशन वाइज एंड टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज के बारे में देखेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे करंट अफेयर्स कहां से कहां तक के करने चाहिए, तो मई 2020 से लेकर जून 15, 2021 तक के करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हैं अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि पिछले महीनों के करंट अफेयर्स कैसे करें, तो अगर आप चाहें तो मई से लेकर अक्टूबर तक के हमारे मैराथन सेशंस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप मैराथन मई या जून या जुलाई या अगस्त, मान लीजिए मैराथन अक्टूबर का देखना चाहते हैं तो मैराथन अक्टूबर नेटमॉक करके सर्च करिएगा यूट्यूब के ऊपर, आपको ये सारे मैराथन सेशन मिल जाएंगे। हर मैराथन सेशन के अंदर 250 के आसपास क्वेश्चन है, जिसमें उस महीने में होने वाले 250 इवेंट्स को हमने डिस्कस किया है डीपली। तो 250 इवेंट्स उस महीने के आपके कवर होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 8 जो आपके टॉपिक्स होते हैं एक दिन के हिसाब से, पर डे के 8 टॉपिक्स को डिस्कस किया है और वो भी एमसीक्यू के थ्रू। बीच बीच में मेंस के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी बताइए और इंटरव्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताएं। तो जो भी मैराथन सेशंस है ये आप जरूर देख लीजिएगा ताकि पूरी क्लैरिटी आपको हो जाए। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। चलिए, नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली आशीष यादव, डोली छाबड़ा एंड श्वेता ने हमारी जो टेस्ट सीरीज और वीडियो सीरीज है इनको ज्वाइन किया है। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेस्ट सीरीज और द वीडियो सीरीज ऑन exam.netmock.com। तो exam.netmock.com पे आप वेरियस टेस्ट सीरीज और वीडियो सीरीज को चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वेरियस टेस्ट जो है उसके साथ साथ जो वीडियो डिस्कशंस है वो मिल जाती है और आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो सीरीज भी अवेलेबल मिल जाती है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम जो रहने वाली है, आपको 6 अच्छी से ज्यादा स्कोर करना होता है इसके अंदर टू बी इन द सेफ जोन में रहने के लिए। और 6 से कम मार्क्स आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अपने नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर है। पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और बताइए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 बैन्स कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस फ्रॉम कंटेस्टिंग। तो जो भी पॉलिटिशियंस कन्विक्ट हो जाते हैं उनको इलेक्शन लड़ने से मना किया जाता है, किसके द्वारा? सेक्शन 8 ऑफ आरपी एक्ट 1950 के द्वारा। सेकंड, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज ऑब्लाइज्ड टू मेक अ लॉ ऑन द मैटर। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 102 के हिसाब से वो चाहे तो इस मैटर से रिलेटेड लॉज बना सकती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हुआ क्या था? रिसेंटली 3 जजेस बेंच ने एक सुप्रीम कोर्ट के ये कहा था कि जो भी सिटिंग एमपीज और एमएलएज हैं, देखिए ये जो एमपीज और एमएलएज जो सिटिंग है ये कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके अगेंस्ट में जो भी एक्यूजेशंस हैं, जो भी इनके अगेंस्ट में जो अक्यूज्ड हैं, तो यहां पे उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जानी चाहिए ताकि स्पेशल कोर्ट्स बना के जल्दी से एक्सपीडिशियस मैनर में, एक फास्ट ट्रैक मैनर में इन कोर्ट्स के द्वारा इन केसेस को ट्राई किया जा सके और फिर देखा जा सके कि जिस एमपी के ऊपर एक्यूजेशन है, जिस एमएलए के ऊपर एक्यूजेशन लगी है, वो सच में उसने वो काम किया है कि नहीं किया, ताकि उनकी जो सजा है वो डिसाइड करी जा सके। अभी क्या होता है, एमपीज एमएलए क्योंकि उनके ऊपर एक्यूजेशंस होती है और वो एक्यूजेशंस प्रूव तो होती नहीं है, इस वजह से वो अपनी सीट पे बने रहते हैं। हो सकता है 99.9% उन लोगों में से जो एक्यूज्ड है वो सही हो, उन्होंने वो क्राइम किया ही ना हो, लेकिन फिर भी 0.1% तो केसेस ऐसे होंगे जहां पे कुछ ना कुछ सच्चाई होगी उनके अगेंस्ट में जो क्राइम बताए गए हैं। तो क्यों ना उन क्रिमिनल एलिमेंट को हमारे जो पूरा सेटअप है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उनके अंदर से निकाला जाए, क्योंकि क्रिमिनल्स शुड नॉट सिट देयर, क्रिमिनल्स को वहां पे नहीं बैठने देना चाहिए। इस वजह से पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने कहा था कि एक स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए और जहां पे इन मैटर्स को काफी सीरियसली लेना चाहिए और एक एक्सपीडिशियस मैनर में, एक फास्ट ट्रैक मैनर में इन केसेस को डिसाइड करना चाहिए कि जिस भी एमपी के ऊपर कोई एक्यूजेशन लगी है, क्या वो सच में उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया, ताकि एक क्लैरिटी आ सके, लोगों को पता चल सके और ऐसे लोग अगर क्रिमिनल हैं तो उनको हाउस से बाहर निकाला जा सके और अगर ऐसे लोग क्रिमिनल नहीं है तो उनके ऊपर से वो एक्यूजेशन हटाई जा सके। क्योंकि अपने आप में ही मान लीजिए किसी एमपी के ऊपर
रेप चार्जेस लगते हैं और उसने वो रेप किया ही नहीं है, किसी अपोजिशन पार्टी ने उसके अगेंस्ट में पूरा का पूरा प्लॉट रचा। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल सिचुएशन कैसी रही होगी कि एक तो वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, और अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वो परेशान करने के लिए उनको ऐसे झूठे आरोप उनके ऊपर लगवा रहे हैं, तो वो अच्छे से काम डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उनका पूरा मोरल जो है वो भी डाउन होगा। सिमिलरली अगर कोई एमपी है, उसके ऊपर रेप चार्जेस लगे और सच में उसने रेप जैसा क्राइम किया है, तो उसको तो कोई राइट ही नहीं बनता है कि वो पार्लियामेंट में जाके बैठे और पार्लियामेंट की जो उनको फैसिलिटीज मिली है उनको भी इंजॉय करे, लोगों को भी पागल बनाए और वहां पे सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करने का एक दिखावा करे। तो इस वजह से जो डिसीजंस है इन केसेस के ऊपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था। अगर बात करी जाए, देखिए आप जानते हैं हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, एक है 1950 का और एक है 1951 का। तो यहां पे सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, ये कहता है कन्विक्शन, जो पॉलिटिशियंस जो कन्विक्ट हुआ है उनको कंटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। सो इट इज नॉट 1950, इट इज 1951। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी वो बिल्कुल ठीक है। इसमें आर्टिकल 102 सब आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो इसके कंसर्निंग लॉज बना सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेंस के कंसर्निंग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स के अंदर है कि नहीं है, अगर है तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, जुडिशरी इसके लिए क्या कर रही है और एज ए सिविल सर्वेंट आप क्या चीजें सजेस्ट करेंगे कि कैसे इसको दूर करना चाहिए। जो मेरा मेंस का क्वेश्चन होगा आज वो भी इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है और आपसे सजेशंस मांगी जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वो मान लेते हैं कि आप एक सिविल सर्वेंट और इसी वजह से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए इकोनॉमी अगर डाउन टर्न में है तो उसे अप टर्न में कैसे लाया जाए, बताइए अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि आगे चल के जब आप एक बार सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ साल ग्राउंड लेवल पे काम करने के बाद आपको इन्हीं चीजों के सॉल्यूशन जो है वो उस टाइम की सरकार को देने पड़ेंगे। चलिए रीजन देखते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पुलिस, स्टेट मनी, करप्शन, वीक लॉज, लैक ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, वोट बैंक पॉलिटिक्स। इन सब चीजों की वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया के अंदर होता है। डेटा एनालिसिस हमने एडीआर के बारे में पहले भी डिस्कशन किया है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इन्होंने कहा है नियरली हाफ ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स 2019 के अंदर जो 50% मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो जो है उनके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल चार्जेस है उनके अगेंस्ट में लगाए गए हैं। देखिए क्रिमिनल चार्जेस लगाना एक बात होती है, लेकिन उनको प्रूव करना दूसरी बात होती है। जस्ट बिकॉज 50% लोगों के अगेंस्ट में ये क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 50 के 50% लोग ही ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में ये चीजें प्रूव हो जाएंगी या फिर उन्होंने ये चीजें करी है। लेकिन फिर भी ऐसे तो लोग होंगे, मान लीजिए 50% लोग उसमें से ऑनेस्ट है, लेकिन रिमेनिंग जो 50% है वो तो ऐसे ही है ना जिनके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सच है। तो यहां पर इसी वजह से बताया गया था कि आप इन केसेस को सोल्व करें ताकि एटलीस्ट जो लोग सच में क्रिमिनल हैं उनसे डील किया जा सके, और जो बेचारे क्रिमिनल नहीं है लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए उनको भी कम से कम एक राहत की सांस मिले। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट यूएई के नेबर्स के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। बेसिकली लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कहा जाए तो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। मैप के ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको। पहली स्टेटमेंट कहती है यूएई के बारे में सऊदी अरेबिया इज टू द वेस्ट। तो यूएई के वेस्ट के अंदर है सऊदी अरेबिया। ओमान इज टू द ईस्ट, ओमान इसके ईस्ट के अंदर है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये किस किस के बीच में, ईरान के बीच में और सऊदी अरेबिया के बीच में। अब आपको सोचना है इसके आंसर के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां पे वाई इन न्यूज दिया है रिसेंटली द 8th मीटिंग ऑफ इंडिया यूएई हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स, जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर करी गई है, वो वर्चुअली कंडक्ट करी गई है क्योंकि ऑनगोइंग पेंडेमिक लाइक सिचुएशन है। तो वर्चुअल मीटिंग इंडिया और यूएई के बीच में करी गई है। किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब देखते हैं इसको मैप के ऊपर। सऊदी अरेबिया कहां पर है? वेस्ट के अंदर है। साउथ में क्या है? ओमान है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज दिस इज ईरान। स्टेट ऑफ हॉर्मज किस किस के बीच में? स्टेट ऑफ हॉर्मज ईरान और यूएई के बीच में। चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। कहा गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, नहीं, इट इज नॉट इन बिटवीन ईरान और सऊदी अरेबिया, इट इज इन बिटवीन ईरान एंड यूएई। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एंड दिस वाज द क्रूशियल स्टेटमेंट
क्रूशियल स्टेटमेंट मैंने आपको दोबारा से बता देता हूं, वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, उसको एलिमिनेट कर देते हैं तो सीधा आपको आपका आंसर मिल जाता है। जैसे कि तीसरी स्टेटमेंट को आपने एलिमिनेट किया तो मतलब तीसरी स्टेटमेंट इन 3 सिचुएशन में थी बीसीडी के अंदर, तीनों ही बीसीडी एलिमिनेट हो जाते हैं। आंसर स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? ए। हमने देखा भी सही, सऊदी अरेबिया वेस्ट में है और ओमान कहां पे? ओमान इसके ईस्ट में भी है और साउथ में भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए। चलिए, दिस वॉज द मैप। याद रखिएगा इसको, मैप्स को अपने रूम में जरूर लगा के रखिएगा। इवन दो आपको अपने एटलस को फाड़ना भी पड़े, जस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू वेरियस पेजेस अगर आपको जरूरत लगती है उसकी, और उसे अलग अलग जगह पे अपने रूम में चिपका दीजिए। और आते जाते अपने रूम के अंदर किसी न किसी मैप को जरूर देखिएगा। कभी रिवर्स को देखिए, कभी वेरियस नेशनल पार्क्स को देखिए, ठीक है, बॉर्डर्स को देखिए कि किस कंट्री का बॉर्डर किसके साथ टच कर रहा है, किस कंट्री का बॉर्डर किसके साथ टच नहीं कर रहा है। इंडिया के मैप को देखिए, इंडिया के रिवर्स और माउंटेन्स को देखिए, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि किसके बारे में है? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में पूछा गया है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है? क्या यूएई के साथ है? व्हाट अबाउट वियतनाम, इंडोनेशिया? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्यों बनाया गया? बिकॉज रिसेंटली इंडिया यूएई की हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट पे करी गई है। मैंने बताया आपको, वर्चुअल मीटिंग जो है इसके ऊपर करी गई है। मैकेनिज्म हैज अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज द टू कंट्रीज साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो इंडिया और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो था वो जनवरी 2017 में साइन किया गया था। और ये डिसाइड किया गया था कि दोनों ही कंट्रीज जो है वो एक हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है वो उसकी जो मीटिंग्स होंगी वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करेंगी। तो ज्वाइंट टास्क फोर्स जो था वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट था इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट का। फोकस एरिया जो अंडरलाइन करे गए थे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए वो थे इकोनॉमी, तभी इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है अभी, विद एम्फोसिस ऑन टू वे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट का फ्लो हो। यूएई हमारे यहां पैसा लेके आए, इंडियंस जो है यूएई के अंदर पैसा लेके जाए, इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज की बनी रहनी चाहिए। साथ में ही काउंटर टेरर ऑपरेशन एंड डिफेंस टाइज को भी बढ़ावा देने की बात करी गई थी कि टेररिज्म को दोनों देश मिलकर खत्म करेंगे और डिफेंस टाइज को भी इंप्रूव करेंगे। इंडिया ने जो सीएसपी है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ध्यान रखिएगा मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि बताइए सीएसपी क्या है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ साइन किए। मान लीजिए उन दिनों जिस दिन आपका इंटरव्यू चल रहा है किसी और कंट्री के साथ हम ये साइन करते हैं, क्योंकि जो लोग आपके इंटरव्यूज में बैठे होते हैं दे आर वेल रेड, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो एवरीडे बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू सीएसपी क्या है, किस किस कंट्रीज के साथ ये हमने साइन किया हुआ है और रिसेंटली किस कंट्री के साथ साइन किया, ये भी पूछ सकते हैं। तो इंडिया ने यूके के साथ किया हुआ है, यूएई मैंने आपको बता ही दिया, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ इसे साइन किया। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है क्वेश्चन नंबर 4 बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। जैसे ही पढ़ते हैं करेक्ट को आप पहले सर्कल में डालिए, यहां पे कौन सा कथन सही है। अबाउट इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली कहती है इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन, इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज होस्टेड इन स्विट्जरलैंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। वन ऑफ इट एम इंक्लूड लॉन्ग टर्म ह्यूमंस वेलबींग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका एक मुख्य एम या ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? वो है लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, शॉर्ट में से कहते हैं IPBES, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स। तो यहां पे इन्होंने एक रिपोर्ट जो है उसको रिलीज किया है विच वार्न्स अबाउट फ्यूचर पेंडेमिक्स, कि अभी जो कोरोना का पेंडेमिक है ये तो ठीक है, ये हमने फेस कर लिया एंड नाउ वी आर इन द अपटर्न स्टेज, लेकिन फ्यूचर के अंदर भी ऐसे पेंडेमिक्स जो है उसको लेकर वार्निंग जो है वो दी गई है दैट दे विल बी मोर फ्रीक्वेंट, इमर्जेंट एंड फास्टर पेस स्प्रेड। आगे आने वाले जो पेंडेमिक्स है उसके बारे में कहा गया है कि वो काफी फ्रीक्वेंटली आएंगे, काफी जल्दी जल्दी आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगला 20, 50, 100 साल के बाद आएगा, दे विल बी मोर फ्रीक्वेंट और उनका स्प्रेड जो होगा वो और भी ज्यादा होगा। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जो नंबर ऑफ लोग उसके अंदर मरेंगे वो कोविड-19 से भी ज्यादा मरेंगे, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। हेडक्वार्टर ऑफ द सेक्रेटेरिएट की बात करें, अब हमने रिपोर्ट की बात तो कर ली, तो यहां पे अगर हम हेडक्वार्टर की इसकी बात करते हैं तो इट इज लोकेटेड इन बॉन, जर्मनी के अंदर। कहां पर है ये? सेक्रेटेरिएट स्विट्जरलैंड में नहीं है, इट इज इन बॉन, जर्मनी। ठीक है,
सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी तो इमीडिएटली आप डी और ए को एलिमिनेट करिए। इट मींस कि तीसरी स्टेटमेंट तो हमारी ठीक होनी ही होनी है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट मींस वन ऑफ इट्स एम्स जो बताया गया कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और वैसे भी कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट है, इसे आप सीधा ही राइट कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया, तो IPBES इज एन इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जिसे यूनाइटेड नेशन ने 2012 के अंदर स्टैब्लिश किया था, ध्यान रखिएगा अच्छे से। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए साइंस पॉलिसी इंटरफेस को स्ट्रेंथन करना इसका ऑब्जेक्टिव है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। चलिए, बोन जर्मनी लोकेशन में आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज जर्मनी, ये बोन है, डेनमार्क से बाउंड्री टच हो रही है, यहां से पोलैंड से, चेक रिपब्लिक से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड नीचे है, लक्समबर्ग है, यहाँ पे बेल्जियम है एंड नेदरलैंड है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जब भी किसी भी कंट्री के बारे में डिस्कशन होता है, मैप जरूर देख लीजिए ताकि उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको मिल सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एपिडेमिक के बारे में। बेसिकली एपिडेमिक पेंडेमिक के बीच में डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बताऊंगा आज। यहां पे पूछा गया है कि एपिडेमिक के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है एन एपिडेमिक इज अ लार्ज आउटब्रेक वन दैट स्प्रेड्स अमंग अ पॉपुलेशन और रीजन। एपिडेमिक जो होता है एक लार्ज आउटब्रेक होता है जो कि एक पॉपुलेशन और रीजन में फैलता है। इट इज मोर सीवियर देन पेंडेमिक ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ स्प्रेड। तो ये पेंडेमिक के कंपैरिजन में ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा सीवियर होता है, क्योंकि इसके अंदर एक लार्ज एरिया जो है उसको कवर किया जाता है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देखिए पेंडेमिक क्या होता है और एपिडेमिक क्या होता है। पहले मैं आपको WHO की डेफिनेशन के हिसाब से बताता हूं पेंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक इज डिक्लेयर्ड व्हेन, जबकि कोई नई डिसीज जो है जो कि पीपल डू नॉट हैव इम्यूनिटी फॉर, तो ऐसी डिसीज जिसके लिए लोगों के पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं है और उसका जो स्प्रेड है, उस बीमारी का जो स्प्रेड है वो पूरा एक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लेवल पे हो जाता है, वो अराउंड द वर्ल्ड हो जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फैल जाती है। एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जब वो फैल जाती है तो क्या क्या इसके अंदर है, देखिए सबसे पहले तो पेंडेमिक के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए लोगों में, वर्ल्ड में स्प्रेड होना चाहिए और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन उसका स्प्रेड होना चाहिए, तो हम कहते हैं वो पेंडेमिक है। एपिडेमिक क्या होता है, ठीक है, एपिडेमिक में भी लार्ज आउटब्रेक होता है, वन दैट स्प्रेड्स अमंग पॉपुलेशन और रीजन। तो यहां पे इसमें स्प्रेड तो है, स्प्रेड वाला कंपोनेंट है, बट इट इज लेस सीवियर देन पेंडेमिक ड्यू टू लिमिटेड एरिया। तो यहां पे स्प्रेड तो है लेकिन लिमिटेड वे में है। यहां पे स्प्रेड कितना था, यहां पे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड था और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन स्प्रेड था, ठीक है। यहां पे स्प्रेड कैसा है, यहां पे एक लिमिट के अंदर स्प्रेड है, इस वजह से इसे एपिडेमिक कहा जाता है। पैंडेमिक में नाम ही पैन आ रहा है, तो जैसे हम कहते हैं ना पैन इंडिया प्रोजेक्ट, इस तरीके से पैंडेमिक मतलब पैन वर्ल्ड प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो पैंडेमिक इज मोर सीवियर, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एन एपिडेमिक इज लार्ज आउटब्रेक, बिल्कुल मैंने बताया था लार्ज आउटब्रेक है, बट उतना भी लार्ज नहीं है जितना पेंडेमिक है। वन दैट स्प्रेड्स अमंग पॉपुलेशन और रीजन, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में या रीजन में फैल सकता है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। इट इज मोर सीवियर देन पेंडेमिक, नहीं, क्योंकि पेंडेमिक ज्यादा सीवियर है क्योंकि उसमें लार्ज एरिया कवर होता है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन लाइक दिस, देखिए मैं आपको बता देता हूं एक बार। मान लीजिए दिस इज द आउटर सर्कल विच इज पेंडेमिक, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है विच इज एपिडेमिक, ठीक है, क्योंकि एपिडेमिक छोटा होता है, छोटे लेवल पे फैलता है। चलिए, तो आंसर हमारा यहां पे ए हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दिस इज द डेफिनेशन। आपको जो WHO की डेफिनेशन बताई उसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर इसके अंदर क्या वीडियोस भी अवेलेबल हैं। यस, देखिए इसके अंदर वीडियोस भी अवेलेबल हैं, इसके अंदर PDFs भी अवेलेबल है और साथ में जो क्विजेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए क्विजेस प्रैक्टिस करना काफी जरूरी होता है, बिकॉज इससे आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्यों कहता हूं, क्योंकि उससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से होती है। सिमिलरली क्विजेस जो होते हैं ना, ये आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कराते हैं। तो स्पेक्ट्रम थ्रू MCQ, स्पेक्ट्रम थ्रू एनिमेशन, इंडियन पॉलिटी थ्रू MCQ, आर्ट एंड कल्चर सीरीज, ये सारी आपको वीडियो सीरीज PDF के अंदर मिल जाएगी, साथ में क्विजेस मिल जाएंगे इसके अंदर। साथ में जो हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर भी प्रीलिम्स का टेस्ट है और साथ में वीडियो सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड करी गई है। तो ये आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा exam.netmock.com के ऊपर। एक होलसम सीरीज जो है वो आपके लिए बनाई गई है। इसके अलावा मेरी जो गाइडेंस होगी वो भी आपके पास अवेलेबल रहने वाली है इस सीरीज के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज NNC के बारे में करेक्ट है।
ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट विल बी ओपन टू ऑल विलेजेस विद लेस देन 500 पॉपुलेशन। तो ये जो पर्टिकुलर चैलेंज है किसके लिए ओपन रहेगा? ओपन टू ऑल विलेजेस, सभी विलेजेस के लिए जिसके पास 500 से कम पॉपुलेशन है। इट्स अ 3-year इनिशिएटिव, 3 साल का ये इनिशिएटिव है। इट हैज बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसने 3 इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए, जिसमें से एक इनिशिएटिव का नाम है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। ये फोकस करेगा कि कैसे सिटीज को शेप किया जा सके, शेपिंग सिटीज फॉर यंग चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। जैसे जो यंग बच्चे हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं उनके लिए हमारी सिटीज को कैसे तैयार किया जा सके, कैसे उनको शेप किया जा सके। देखिए नाम में ही है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, कि कैसे आगे जो यूथ आ रही है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए हम अपनी जो शहर है, जो सिटीज है हमारी, उनको तैयार कर सके। सेकंड इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया वो है डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क साइकिल 2। इसमें डेटा इकोसिस्टम ऑफ सिटीज के बारे में जो इवेल्युएशन है वो किया जाएगा। थर्ड प्रोग्राम जो लॉन्च किया जा रहा है वो है CDO, दैट इज सिटीज डेटा ऑफिसर, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिटी डेटा ऑफिसर्स, जो कि 100 स्मार्ट सिटीज के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाने वाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो यही था, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, जिसकी आपको मिनिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल दिया है बट ये सिटी से रिलेट करता है। इट मींस ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सेकंड 3 इयर्स का इनिशिएटिव है, तो यस इट्स अ 3 इयर्स इनिशिएटिव, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और जब हम अपनी सिटीज की बात करें तो क्या हम ऐसी सिटीज की बात करेंगे? यहां पे क्या हम विलेजेस की बात करेंगे? डेफिनेटली नॉट, हम तो सिटीज की बात कर रहे हैं। और क्या सिटी के अंदर पॉपुलेशन 500 होगी? नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज इट विल बी ओपन टू ऑल स्मार्ट सिटीज, सभी स्मार्ट सिटीज। किसके लिए? जहां पे पॉपुलेशन 5 लाख से कम है उनके लिए ओपन रहने वाला है। सो इट विल बी ओपन टू ऑल द स्मार्ट सिटीज अदर देन सिटीज विद मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन एंड कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। उनके अलावा जो सिटीज है, मतलब 5 लाख से कम की पॉपुलेशन वाली सिटीज जो है, उनके लिए फोकस किया गया है। ठीक है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट थी हमारी, आंसर हो जाएगा सी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो इट्स अ 3 इयर्स इनिशिएटिव, मैंने आपको बता ही दिया। इसमें सिटीज को डेवलप किया जाएगा और पायलट बेसिस पे कुछ प्रोग्राम चलाए जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करने यंग चिल्ड्रन की, उसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। और मैंने आपको इसमें क्राइटेरिया जो था वो भी बता दिया था। सिटीज विल रिसीव टेक्निकल असिस्टेंस एंड हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग टू रीइमेजिन पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस। तो पार्क्स को कैसे बनाया जाए, ओपन स्पेसेस को कैसे नई तरीके से बनाया जाए, कैसे एक्सेस दिया जाए अर्ली चाइल्डहुड फैसिलिटीज को, पब्लिक स्पेसेस को कैसे मोर अडेप्टेबल बनाया जाए, अर्ली चाइल्डहुड ओरिएंटेड अमेनिटीज को कैसे इंक्रीज किया जाए, और कैसे सेफ और वर्केबल स्ट्रीट्स बनाई जा सके, ऐसी सेफ और सिक्योर स्ट्रीट्स बनाई जा सके आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। इस पे पूरा ध्यान दिया जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बात करता है फ्री लीगल सर्विस अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ये पूछा गया कि ये किसको अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो फ्री लीगल सर्विस अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, किसको फ्री लीगल सर्विस अवेलेबल नहीं है? क्या शेड्यूल ट्राइब को नहीं होती है? शेड्यूल कास्ट को, इंडस्ट्रियल वर्कमैन को, विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली टेली लॉ इन्होंने एक नया माइलस्टोन टच किया है अक्टूबर 30, 2020 को। ये जो डेटा था वो रिवील किया गया था कि 4 मिलियन बेनिफिशियरीज को कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू लीगल एडवाइस जो है वो दी गई है। और जब हम लीगल एडवाइस देने की बात करते हैं, LSA एक्ट के अंदर, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंदर, कोई भी पर्सन जो कि शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, अगर हम विमेन की बात करते हैं, चाइल्ड या चिल्ड्रन की बात करते हैं, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन की बात करते हैं, या फिर पर्सन और इंडिविजुअल इन कस्टडी की बात करते हैं, इन्हें प्रोटेक्टिव हो, या फिर पुअर की भी बात करते हैं। पुअर इज अ वेरी जेनरिक टर्म स्टिल। अगर हम गरीब लोगों की बात करते हैं तो वहां पर ये जो सर्विस है, फ्री लीगल सर्विस, ये प्रोवाइड कराई जाती है। और यहां पर किस किस को प्रोवाइड कराई जा रही है? शेड्यूल कास्ट को प्रोवाइड कराई जा रही है, शेड्यूल ट्राइब को, इंडस्ट्रियल वर्कमैन को, विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, चिल्ड्रन को, विमेन को, इंडस्ट्रियल वर्कमैन को, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को, साथ में कस्टडी जो कि प्रोटेक्टिव होम में जिस इंडिविजुअल को दी गई है, वहां पे ये फ्री लीगल सर्विस जो प्रोवाइड कराई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी डी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नॉट। ठीक है, इसको आपको सबसे पहले सर्कल में डालना है ताकि गलती ना हो, अदरवाइज आप वहां पे सी को मार्क कर देंगे जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि किसके बारे में है? ये है बेसिकली एनहेंस्ड पिनाका के बारे में, पिनाका रॉकेट्स के बारे में। हमने आज से 6 महीने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब कुछ इसको लेकर इंप्रूवमेंट हुआ है, उसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनहेंस्ड पिनाका। एनहेंस्ड पिनाका के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है
इसकी जो रेंज है वो 60 to 90 किलोमीटर है, हो सकती है। इट विल बी डिप्लॉयड बाय इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के द्वारा इसे डिप्लॉय किया जा रहा है। इट वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ARDE के द्वारा इसे डिजाइन किया गया। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एनहेंस पिनाका रॉकेट जो है इसे DRDO ने सक्सेसफुली डेवलप भी किया है और फ्लाइट टेस्ट भी किया है। कहां पर? चांदीपुर ऑफ द कोस्ट, उड़ीसा में। ठीक है, तो इसको अभी टेस्ट किया गया और सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। एनहेंस पिनाका अलोंग विद गाइडेंस पिनाका विल कवर द रेंज बिटवीन 60 to 90 किलोमीटर्स, और इसे इंडियन आर्मी जो है अभी रिसेंटली डिप्लॉय कर रही है। तो सेकंड इंडियन नेवी नहीं कर रही है, इंडियन आर्मी कर रही है। ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कौन सा रॉकेट किस चीज के लिए यूज किया जाता है, वेदर इट इज यूज बाय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मे बी देयर आर सर्टेन रॉकेट्स, सर्टेन मिसाइल्स जो कि मल्टीपल एजेंसीज जो है यूज करती हैं। आर्मी भी यूज करेगी उसे, नेवी भी यूज करेगी। आप जैसे मुझे बताइएगा कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है इसको कौन यूज करता है? क्या इसको आर्मी यूज करती है, नेवी यूज करती है, या फिर एयरफोर्स यूज करती है, या फिर तीनों ही यूज करती है, या फिर कोई दो एजेंसीज यूज करती हैं? ये मुझे आप बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो आप किस किस को एलिमिनेट करेंगे? ए और डी को, और इट मींस बी और सी में से कोई आंसर होगा। और तीसरी स्टेटमेंट तो दोनों में है, मतलब तीसरी स्टेटमेंट ठीक होगी तो आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। तीसरी स्टेटमेंट नहीं बताया ही है, मैंने आपको बताया था कि DRDO जो है उसने इसका डेवलपमेंट किया और टेस्ट फाइट किया है। इसका जो डिजाइन है एंड डेवलपमेंट ये किया गया है पुणे बेस्ड DRDO लैब के द्वारा। तो जब भी लैब की बात हो रही तो ऑफकोर्स DRDO के अंडर ही आती है वो, जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ARDE, एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब, HEMRL। दोनों ये DRDO के अंडर है, ध्यान रखिएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी हमारी करेक्ट हो जाती है। चलिए, यहां पे चांदीपुर उड़ीसा ऑफ द कोस्ट, इसकी लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, इससे आपको बेसिकली समझ में आएगा कि कहां पे ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द कंट्री ऑफ निकारागुआ इज इन। तो निकारागुआ जो कंट्री है, देखिए ज्यादा फेमस नहीं है, इजी क्वेश्चन है वैसे तो काफी, लेकिन फिर भी रिसेंटली हरिकेन एटा, ETA, इसने नॉर्थ ईस्टर्न निकारागुआ को हिट किया है और लाइफ थ्रेटनिंग स्टॉर्म सर्च जो ये लेके आया था, कैटास्ट्रॉफिक विंड्स के साथ, फ्लैश फ्लडिंग भी हुई। और लोकेशन की बात करी जाए तो इस लोकेशन के अंदर काफी ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन था वो भी देखा गया। लेकिन यहां पे आपको बताना है क्या ये साउथ अमेरिका में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, ओशनिया में है, या फिर सेंट्रल अमेरिका में है? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इसके आसपास की जो कंट्रीज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी ऐसी ही जगह से, ऐसी ही मैप की जगह से क्वेश्चंस पूछता है कि इस कंट्री की बाउंड्री किससे टच करती है, जिसमें से काफी फेमस जगह जो है वो सेंट्रल अमेरिका है। तो यहां पे भी आंसर हमारा सेंट्रल अमेरिका है। मिडल ईस्ट जो लोकेशन है वो भी यूपीएससी के लिए काफी फेमस है। साथ में ही जो आपका अफ्रीका वाला रीजन है, खासतौर पे जो अगर हम अफ्रीका से थोड़ा आगे जाएं, इजराइल वाला जो रीजन है वो एरिया काफी पसंद है किसको? यूपीएससी को। तो यहां पे ये जो एरिया है, चाहे अफ्रीका वाला रीजन हो, इजराइल रीजन हो, मिडिल ईस्ट हो, या फिर सेंट्रल अमेरिका हो, इसके ऊपर आपकी खासकर नजर होनी चाहिए। तो डी हमारा यहाँ पे आंसर है। लोकेशन देख लीजिए। सो दिस इज निकारागुआ, सेंट्रल अमेरिका में फॉल करता है। ऊपर होंडुरस है, ग्वाटेमाला है, नीचे कोस्टा रिका है एंड पनामा है। चलिए, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, और पूछा गया है इसके बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज के बारे में। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमेटी टू रिव्यू गाइडलाइंस। तो एक कमेटी जो है वो बिठाई गई है गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए टेलीविजन रेटिंग एजेंसी को लेकर। पहली स्टेटमेंट कहती है द कमेटी विल बी चेयर बाय शशि एस वामपति। तो जो ये कमेटी है इसको कौन चेयर कर रहा है? शशि एस वामपति चेयर कर रहे हैं। इट शेल सजेस्ट स्टेप्स फॉर एनहेंसिंग कॉम्पिटिशन इन द सेक्टर। ये बेसिकली कुछ ऐसे स्टेप्स सजेस्ट करेगी ये कमेटी जो भी बिठाई गई है, ताकि जो सेक्टर है, जो पर्टिकुलर सेक्टर है, इसके अंदर कॉम्पिटिशन एनहेंस हो। देन द रूल्स वर नोटिफाइड इन 2014। जो रूल्स थे इससे कंसर्निंग 2014 के अंदर लाए गए थे। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि गाइडलाइंस TRA दैट इज टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज को लेके रिव्यू करी जा सके। तो पहली स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा करी जा रही है? शशि एस वामपति के द्वारा। बिल्कुल ठीक है पहली स्टेटमेंट। और ताकि क्यों किया जा रहा है ऐसा? ताकि एनहेंस किया जा सके कंपटीशन इस सेक्टर के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। इसके कंसर्निंग जो रूल्स थे वो नोटिफाई करे गए थे फर्स्ट टाइम 2014 के अंदर। ये भी बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहां पे आप देख सकते हैं। सो दिस वॉज द न्यूज ऑल अबाउट। अब हम इसमें 2 मिनट के अंदर रिविजन करेंगे और फिर हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे, देन मेंस का क्वेश्चन देखेंगे एंड विनर ऑफ द डे के बारे में देखेंगे।
चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में हमने देखा, जिसमें मेंस का क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है। आरपीए 1951 इसके अंदर हमने बात करी थी, जो कि कॉन्टेस्ट करने के लिए बैन करता है, और आर्टिकल 1021 के अंदर पार्लियामेंट जो है इसके कंसर्निंग लॉ बना सकती है। यहाँ पे देखा गया था, एडीआर की भी रिपोर्ट है, और वैसे भी यहाँ पे पाया गया है कि 50% जो लोग हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लगाए गए हैं। चार्जेस डजंट मीन कि उन्होंने वो काम किया है, लेकिन एक्यूजेशन तो उनके ऊपर लगाई ही गई है। सेकेंड हमने देखा था यूएई के बारे में, इसकी लोकेशन हमने मैप के ऊपर देखी थी। मैप्स को अपने रूम्स में जरूर लगाइएगा ताकि आप आते और जाते अपने रूम से इन मैप्स को देख सके। देन हमने देखा था सीएसपी के बारे में, हमारा यूएई से लेकर वियतनाम, इंडोनेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया तक सीएसपी साइन किया हुआ है, तो ये एग्रीमेंट काफी जरूरी था। देन नेक्स्ट हमने देखा था प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कशन किया था हमने। सो यूएन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग के बारे में बात करी जाती है। हेडक्वार्टर के बारे में भी डिस्कशन किया था, कहां पे, बोन, जर्मनी के अंदर, लोकेशन भी हमने मैप पे देखी थी। इसके बाद एपिडेमिक पेंडेमिक के बीच का डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा अब तो। इसके बारे में हम पहले भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, बट नाउ डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन के साथ हमने इसे डिस्कस कर लिया है। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने डिस्कशन किया था नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के बारे में। सिटीज को कैसे हमारे आने वाले लोगों के लिए, यूथ के लिए और भी अप्रोप्रिएट बनाया जा सकता है, इसके ऊपर पूरी बात करी गई है। साथ में ही हमने देखा था लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, ये बेसिकली फ्री लीगल सर्विस शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबको प्रोवाइड करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने देखा था पिनाका के बारे में, 60 to 90 किलोमीटर रहती है, इंडियन आर्मी इंडक्ट कर रही है, और इसे बनाया गया है किसके द्वारा, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और रिसेंटली जो चांदीपुर है वहां से इसका जो पूरा फ्लाइट टेस्ट था वो किया गया था। देन हमने कंट्री ऑफ निकारागुआ के बारे में देखा था, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, लोकेशन मैप के ऊपर दिखाई थी, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। देन वी मूव टू टेलीविजन रेटिंग एजेंसी, तो अभी जो नई कमेटी बनी है उसको चेयर कौन कर रहे हैं, शशि एस वेम्पति कर रहे हैं, और यहाँ पे ये सजेस्ट करेगी कि किस तरीके से इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन को इंक्रीज किया जा सकता है। फर्स्ट टाइम जो कंसर्निंग रूल्स थे वो 2014 में आए थे, ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट्स के अंदर वो बताइएगा। हु इज द चेयरमैन, जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ई कमेटी बनाई है उसके चेयरमैन कौन है, नाम बताइएगा। मेंस का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है netmock.com के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज द बिगेस्ट प्रेडिकामेंट टू आवर डेमोक्रेसी, सजेस्ट सम मेजर्स टू एलिमिनेट दिस फ्रॉम आवर पॉलिटिकल सेटअप। तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, इसको आप किस तरीके से हमारे जो राजनीतिक सेटअप है उससे बाहर निकाल सकते हैं, कुछ उपाय सुझाएं। तो एज ए सिविल सर्वेंट आप क्या चीजें सजेस्ट करेंगे वो पॉइंटर्स के अंदर लिखिएगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर स्मृति ने दिया। स्मृति आप हमें नेटमॉक आईएएस के ऊपर बता दीजिएगा, आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आप उसे इंप्रूव होता देख पाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो @prince_luthra के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।